हर किसी को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर हम इंसान हैं, कोई सैनिटाइजर नहीं है। देखा, तो जिंदगी में जो करना है वो करो, किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है भैया। इंसान हो, कोई साबुन थोड़ी हो जो घिसते जाओगे हैं। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरू करो अब। छोड़ना यार। चलो शुरू करो। बहुत बहुत स्वागत मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का, शुभ आशीर्वाद। तो आज हम आपको फिर अगली कहानी सुना रही हूँ कि मेरी थर्मल में जो है नौकरी कैसे लगी। कई लोगों का क्वेश्चन भी आया है। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हमने जो है वो जनवरी 2009 में ये पाया कि ओपनिंग निकली है उदयपुर के लिए। तो मैंने मम्मी को बुलाया कि आ जाओ जयपुर, और जयपुर का भ्रमण भी कराया पहली बार। और उसके बाद में जो है फिर थर्मल में जो है वो नौकरी लगी। नहीं, उसके बाद जो है भी ये इंटरेस्ट हो गया कि हाँ डीएवी में वैकेंसीज निकलती रहती है। वहां से मुझे ये पता चला, वो कहते हैं हमारी तो हर साल निकलती है, आप कहीं और ट्राई कर लो। फिर मैंने ना एक दिन, यानी कि मैं जा रही थी अपने मायके, रास्ते में मैंने ट्रेन में न्यूज़पेपर में पढ़ा, देखा तो जो है इसी थर्मल की वैकेंसी निकली हुई थी। और फिर मैंने अप्लाई कर दिया, और जब इंटरव्यू के लिए थी गई तो मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया। मैंने 13 जुलाई 2009 को थर्मल में एज ए संस्कृत टीचर जो है ज्वाइनिंग मेरी हो गई। तब से जो है आज तक वही काम कर रही हूँ। अब आपको बताती हूँ कि ये जर्नी भी कोई इतनी आसान नहीं थी। ज्वाइनिंग तो हो गई, उस दिन हम गए बीकानेर से सुबह सुबह। ये जाती थी हरियाणा रोडवेज की बस। जल्दी उठे, तैयार हुए मैं और इसके पापा, और वहाँ पहुँच गए। थोड़ा लेट हो गए थे, फर्स्ट डे था, लेकिन प्रिंसिपल सर अच्छे थे, उन्होंने ज्वाइन करवा दिया हमें। और कहा, उस दिन तो 2-4 पीरियड ही पढ़ाई, ज़्यादा नहीं। अब सोचो मेरे पास कौन सी क्लास थी, 3rd। उन्होंने मुझे क्लास टीचर बना दिया 3rd का, और मैं पढ़ाती थी 11th 12th को। तो काफ़ी दिन तो जो है मुझे बड़ा अटपटा भी लगा, क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाने में और बड़ों को पढ़ाने में बड़ा अंतर होता है। छोटे बच्चों की एक एक चीज़ आपको देखनी पड़ती है, क्या मिस्टेक है, क्या वो समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। आप 11th 12th में तो ठीक है, अपना लेक्चर दिया और चलते बने, वो तो बच्चों की प्रॉब्लम है, उनको कुछ समझ में नहीं आया तो वो पूछेगा। लेकिन यहाँ क्या है, टीचर को ही ध्यान देना पड़ता था बहुत, यानी कि ढेर लग जाता था नोटबुक का भी चेकिंग करने के लिए। स्कूल के अंदर जो है बहुत अच्छा चल रहा था। उन दिनों ही 15 अगस्त की तैयारियां चल रही थी। तो मैं जैसे छोटे और भी मेरे पीरियड लगा दिए थे, उन्होंने कहा कि मैडम आपको ये गाने वाने डांस वगैरह सिखाने आते हैं क्या? मैं कहा नहीं सर, मुझे ये नहीं आते, क्योंकि बचपन से ही मेरा इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरे पिताजी ने मुझे इसी शर्त पर बीए करवाई थी कि अगर कभी भी मैंने तुझे कहीं डांस करते हुए, गाना गाते हुए देख लिया तो उसी दिन टीसी कटवा के घर बिठा लूँगा। तो मैंने स्पीचेस बहुत दी हैं और कविता भी बहुत, यानी कि सुनाई है स्टेज के ऊपर। आपको मैं बता चुकी हूँ कि मैं अपने कॉलेज की बेस्ट स्पीकर होती थी, मुझे गोल्ड मेडल भी मिला था। लेकिन मैंने गाने कभी नहीं गाए, डांस वगैरह कभी नहीं यानी कि करवाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो टीचर अभी डांस सिखाएंगे आप उनकी जगह जो है उनकी क्लासेस ले लेना। तो मैं जाके LKG क्लास होती थी, वहाँ जो है पढ़ा के आती थी। हमारी वो है इंचार्ज होती थी उन दिनों में, आशा चौधरी मैम, अभी भी हैं। तो वो जो है मुझे यानी कि काफ़ी गाइड जो है करती रहती थी, उनका नेचर बहुत अच्छा है। तो वो मेरी तारीफ भी करती थी बाकी टीचर्स के सामने कि देखो ये सुबह तो वहाँ LKG क्लास को पढ़ा के आती है, जब तुम प्रैक्टिस करवाती हो बच्चों को डांस की, और उसके बाद अपनी क्लासेस भी पढ़ाती है। तो इस तरह जो है, ठीक है किसी को अच्छा लगे नहीं लगे, लेकिन मेरा अच्छा रहा। सभी टीचर जो है काफ़ी हेल्पफुल नेचर के हैं। कुछ तो चले भी गए, जैसे ट्रांसफ़र होती रहती है थर्मल वालों की, और कुछ अभी हैं, काफ़ी लोग हैं। तो हम सब जो है मिलजुल कर ही रहते हैं। लेकिन आपको मैं ये बता रही हूँ कि मैं आ तो गई ज्वाइन करने के लिए, कर भी लिया, अब आई रहने की समस्या। तो हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, वहीं जो है अकाउंटेंट है, वो आते थे सूरतगढ़ से। तो सर ने उनसे बात की कि आप जब तक कोई क्वार्टर थर्मल में नहीं मिल जाता, आप मैडम को जो है रेंट पे एक रूम दे दो। तो सूरतगढ़ के अंदर उनका घर था, और वहाँ उन्होंने एक रूम मुझे रेंट पे दे दिया था। 1500 रुपये किराया था उसका, बहुत बड़ा कमरा था, उसी में एक स्टोर था, उसी को मैंने किचन बना लिया।
आप सोचो कुछ दिन तो जैसे सामान तो मैं कुछ लाई नहीं थी, एक अटैची लाई थी, अपनी कपड़े थे मेरे। फर्स्ट डे जब मैंने ज्वाइन किया, फिर उसके बाद शाम को मैं सूरतगढ़ आई, हम दोनों ही आए। उन दिनों में कोई इनका काम वगैरह खास था नहीं, तो ये मेरे साथ ही आगे थे, कहते चलो 2-4 दिन तो मैं रहता हूँ, फिर देख लेंगे। फिर उन्होंने अपना रूम दिखा दिया, उनके घर गए, रात को सोए। वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने अपनी चारपाइयाँ दी 2, यानी कि बिछाने को दरी, बेडशीट दी, सराहना भी दिया, कहते आप आराम से रहो। फिर हमने ओके कर दिया भी ठीक है अब, और हमें कोई जानता भी नहीं था, और हमने वहाँ रहना शुरू कर दिया। वो लोग जो है मुझे एज ए यानी कि फैमिली मेम्बर ही रखते थे। तो 2-4 दिन के बाद तो ये तो आगे थे, और मैंने वहाँ रहना शुरू कर दिया था। कभी होटल में खाना खा लेती थी, कभी वो जिद करने लग जाते थे हमारे यहाँ खा लो, चाय वगैरह बना देते थे। यानी कि उनका नेचर, मैंने साल भर जो है वहाँ रही हूँ, साल भर डेली अप डाउन करती थी, सूरतगढ़ से थर्मल, थर्मल से सूरतगढ़। जब मैं अप डाउन करती थी तो वहाँ मेरे साथ ना एक हेमलता मैडम थी, वो भी डेली अप डाउन करती थी। यानी कि थर्मल में हम कितने लोग आते थे, एक तो प्रोही जी सर, वो तो अकाउंटेंट हैं, उनका टाइम अलग होता था 10 से 5 बजे का। हम स्टाफ मेंबर का होता था 8 से 2 बजे तक का। तो हम 4 लोग जो है वहाँ अप डाउन करते थे। वो मैडम भी बहुत अच्छी थी। वो कब मेरे लिए काफ़ी दिन तो खाना बना बना के ले आती थी, मैं बहुत मना करती थी। मैं हर सैटरडे को बीकानेर आ जाती थी, फिर आके, क्योंकि मेरा घर तो बीकानेर में ही था जो रेंट पे ले रखा था। तो ऐसे करते करते यानी कि बड़ी मुश्किलों का सामना किया। आप बताओ, होटलों के अंदर लहसुन का के बिना कोई खाना नहीं देता था। उन दिनों प्याज इतने महंगे हो गए थे, प्याज कहीं देखने को नहीं मिलता था। और जब भी वो खाना डालते, मैं कहती भैया प्याज तो डाल दिया करो, लेकिन लहसुन मैं नहीं खाती हूँ। फिर भी कई बार मुझे स्मेल आ जाती, तो मैं खाना छोड़ के ही आ जाती थी। तो जैसे तैसे 15 दिन तो हमने ऐसे बिताए, कभी कहीं कभी कहीं। उसके बाद जो है फिर मैं अपना और सामान लेके आई। फिर मैंने जो है एक बार एक सिलेंडर, यानी कि हर्षू को कहा कि तू किसी के थ्रू जो है मेरा पहुंचा। हर्ष की जो है बहुत ज़्यादा जान पहचान है। आपको ये बताऊं, जब उसको इतने लोग जानते हैं, जब ये बॉम्बे में रहता था, इसके ना एक दोस्त को जरूरत पड़ी 10,000 रुपए की। वो कोई बीमार था, उसका चाचा वगैरह। अब ये 10,000 रुपये कहाँ से दे, इनकी तो कोई सैलरी होती नहीं थी। तब इसने हर्षू को फ़ोन किया, कहता कि यहाँ तो भी मेरे दोस्त का चाचा है, वो बीमार है, उनको भी अर्जेंट 10,000 रुपये चाहिए, तू कहीं व्यवस्था कर। तो अब देखो कि हर्षू ने जयपुर में रहते रहते वहीं बॉम्बे में ही अरेंज करवाए 10,000 रुपये, और उसको दिलवा दिए हॉस्पिटल के अंदर ही, और वहाँ उसका काम भी हो गया। और उसके बाद वो पैसे देने का नाम नहीं ले, बताओ। यानी कि ये बार बार के मेरे पैसे दे दे, वो दे ही ना। अब हर्षू ने कहा कि भैया मेरे पैसे तो दिलाओ। वो कहता, ये कहता मैं क्या करूँ, वो देता ही नहीं है। फिर कहता तो आप बीच में मत आना, मैं अपने पैसे जो है अपने आप वसूल कर लूँगा। फिर उसने जो है बीकानेर के अंदर उसके जान पहचान के लड़के थे, उनको कहा कि तुम रोज जाया करो और पैसों के लिए कहा करो कि जो तुम्हें हमने यानी कि तुम्हारी हेल्प की है, बताओ मुसीबत में हम इतना तुम्हारे काम आए, तुम्हें वहीं की वहीं 10,000 रुपये दिला दी और फिर भी तुम वापस नहीं दे रहे हो। तब उसके पिताजी को पता नहीं एक दिन दया आ गई, फिर उन्होंने कभी 1,000 दिए, कभी 500 दिए, ऐसे करके 2,000 करके उन्होंने दे दिए थे। तो वो कहते मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होती है सबके साथ परेशानी होती है। तो मैंने उनको बोला, अगर आप कह रहे मैं दे दूंगा कल, मैं क्या आप कल परसों कह रहे 2-3 महीने बाद, मैं क्या आप कल परसों मत दो, आप किस्तें बना लो, 2-2 हज़ार करके दे दो। तो उन्होंने 5 महीने में 2-2 हज़ार करके दे दिए। मैं क्या हमको भी कोई दिक्कत नहीं, मैं क्या हमारा भी दोस्त है वो, ठीक है मजबूरी होती है, प्रॉब्लम होती है किसी के साथ में। मैंने कहा 2-2 हज़ार करके दे, तो उसको 2-2 हज़ार करके वापस मिल गया वैसे वापस। तो बड़ी मुश्किल से निकलवाए हैं उससे पैसे। तो इसी तरह से उसको फिर बोला सिलेंडर के लिए। हाँ, तो फिर जो है मैंने उसको कहा, मैं कहा चल सिलेंडर भी, फिर उसने जो है मेरे सिलेंडर भिजवा दिया था। फिर 1-2 महीने के बाद तो मैंने यानी कि कहा कि तू मेरा सारा सामान ही जो है यहाँ पहुँचा दे सूरतगढ़ के अंदर ही, क्योंकि बहुत बड़ा कमरा है, वहाँ कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं, अच्छे लोग थे वहाँ। सूरतगढ़ में तो पूरा यानी कि मार्केट है, अच्छा शहर है। मेरी शादी हुई उन दिनों तो यहाँ कुछ भी नहीं था। हम जैसे आते थे ना रेलवे स्टेशन पे सूरतगढ़, ये बहुत छोटा था। एक बार की बात बताती हूँ, जब हम बस से आए, इसके पापा बस का सफ़र करके खुश है, मैं जो है ट्रेन का करके खुश हूँ। ये छोटा सा मेरी गोदी में, आप सोचो
उल्टियां कर करके बुरा हाल हो गया, ये बच्चा कुम्हला गया। फिर जो है सूरतगढ़ में तो मैं बस से उतर ही गई, मैंने कहा अब मैं आगे नहीं जाऊंगी क्योंकि बच्चे की बुरी हालत हो चुकी है। फिर मैं उतरी, मैं रेलवे स्टेशन के पास ही जो है एक होटल बना हुआ था, मैंने कहा भैया मैं बच्चे को नहलाऊंगी क्योंकि बहुत बुरा हाल हो चुका है। फिर मैंने, वो कहता जी नहला लो, उन्होंने बाल्टी पानी की भर दी, मैंने इसको नहलाया, नहला के दूसरे कपड़े पहनाए। फिर थोड़ी देर स्टेशन पे बैठे, रात को लेट ही आती थी ट्रेन, फिर ट्रेन आई, फिर हम उसमें गए। तो एक पूरा साल जो है हमने डेली अप डाउन किया। मैं सबको कहती रहती थी मुझे क्वार्टर दे दो, दिला दो, प्रिंसिपल सर को भी कहती थी, लोग कहते थे मैडम है ही नहीं, पहले तो यहाँ खाली होते थे अब नहीं है, क्योंकि रोज रोज बसों में धक्के खाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। अब जैसे इसने कल अपनी स्टोरी में बताया, वो क्या सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास। अब आप सोचो कि जो थर्मल बस जाती है ना, वहाँ गाँव के लोग ज़्यादा होते हैं, तो मुझे तो ना इतनी गंदी स्मेल आती थी, मैं बस ऐसे चुन्नी करके बैठी रहती थी। चाहे वो घंटे भर का तो रास्ता है ही, क्योंकि लोकल बस है, वो रास्ते रास्ते में रोकती जाएगी, सवारियां चढ़ाती चली जाएगी। तो बहुत मुश्किल था, भूखे प्यासे रहना, सुबह कुछ खा के नहीं जाना। फिर वो कई बार मैडम ले आती थी, या कई बार कोई बिस्किट का जो पैकेट में रख लेती थी, उसी के सारे मेरा जीवन चलता था जब तक मेरा सिलेंडर नहीं आया। सिलेंडर आने के बाद भी जो है मैं खाना क्या कभी लेके नहीं जाती हुई, ये मेरी शुरू से आदत है। मैंने इतने स्कूलों में पढ़ा लिया, कभी भी मैं वहाँ लंच अपना लेकर नहीं गई हूँ। वो हाँ आपको बताई थी, जब 2 शिफ्ट में करती थी ना, बस जब जरूर लेके जाती थी, वो भी 2 चपाती डाल के। और मैं कभी घर से ही खाना खा के जाती हूँ और घर ही आके खाना खाती हूँ। लेकिन यहाँ मेरी बड़ी समस्या होती थी, मुझे 2 बजे तो छुट्टी होती थी, फिर बस से जाते वहाँ पकड़ते, 3 बजे पहुँचते, 3:30 बजे चाय के साथ जो है रोटी खाती होती थी। तो ये संघर्ष जो है ना, जिस व्यक्ति के भाग्य में लिखा जाता है ना, उसका कभी खत्म होता भी नहीं है। मेरी सास मुझे हमेशा समझाती थी कि बेटा जीवन में जो सुख और दुख है ना, वो चलते रहते हैं। कहते तूने अपने जीवन का सुख है ना, वो अपना यानी कि बाल्यावस्था के अंदर ही भोग लिया, अब संघर्ष है तो करते रहना। क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन में बड़ा संघर्ष था, और हर व्यक्ति की लाइफ में ये संघर्ष चलता ही रहता है। तो हम जो है वहाँ साल भर रहे, ये फिर हमारा सामान आ गया था, ये आते जाते रहते थे। बीकानेर में फिर इन्होंने एक छोटा सा रूम ले लिया था, मैं कभी कभी चली जाती थी, जैसे कभी देशनोक जाना है दर्शन करने, या कभी नवरात्रों में नागनी देवी के मंदिर में। पर जाती मैं संडे वाले दिन ही थी, शनिवार शाम को जाती थी और संडे वहाँ स्टे करके रात को वापस आ जाती थी। तो इस तरह साल भर मैंने बहुत संघर्ष किया। एक बार मैं बस में जा रही थी, तो वहाँ ना मुझे हमारे थर्मल में ही जो मेन रोड है ना, भगत सिंह गेट है, उसके सामने बागला जी की दुकान है, उनकी लड़की पढ़ती थी पिंकी बागला मेरी क्लास में, उसकी मम्मी मुझे मिल गई। तो वो हम आपस में बातचीत करते करते, तो वो कहती कि मैडम मेरे रूम खाली है, आप मेरे रूम में आ जाओ, मैं जितना किराया वहाँ देते हो मुझे दे देना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने प्रिंसिपल सर को कहा, मैं कहा सर ये बागला जी के ना रूम खाली है। तो वो बड़े खुश हो गए, वो कहते चल ठीक है आप इनसे बात करिए। मैं गई तो उसके हस्बैंड ने तो किसी और को वो किराए पे दे दिया। तब ना मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बुला लिया, मैं क्या वो आए हुए थे, मैं क्या आप आ जाओ यहाँ। मैं वहीं उनकी दुकान पे बैठ गई थोड़ी देर, यानी कि आधा पौना घंटा बैठे रहूँगी, ये आ गए। फिर हम दोनों ना ये कहते चलते अपन थर्मल में वहाँ चीफ साहब के पास चलते हैं। उन दिनों में ना चीफ साहब बड़े अच्छे थे, यानी कि इतने नाइस पर्सन थे। पूरा नाम अभी वाले नाइस नहीं है क्या? अभी वाले नाइस हैं, हमारे लिए तो सारे अच्छे हैं। देखो मैं ज़्यादा जानती नहीं ना, मैं जाती आती थी, बस सुना था कि जब तक आप चीफ साहब के पास नहीं जाओगे तब तक आपको जो है ये नहीं मिलेगा, क्वार्टर नहीं मिलेगा। तो मैं और ये गए, पहले तो हमने P&A गए, वहाँ तो हमने देखा कोई था नहीं। फिर यानी कि वहाँ के लोग सारे हेल्पफुल हैं, सब लोग जगह जगह से आए हुए हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप से रहते हैं। हमें फ्री में आगे लिफ्ट मिल गई। किसी ने पूछा कहते कहाँ जाओगे, मैं कहा हमने तो चीफ साहब के ऑफिस जाना है। कहते वो सामने है ना उधर, पहले तो आपको पुलिस रोकेगी, अंदर ऐसे तो कोई जाने नहीं देना, लेकिन आप वहाँ पूछ लो अगर जाने देते हैं तो।
फिर हम वहाँ गए, थोड़ी दूरी पे ही थे, तो ये आगे आगे थे, मैं पीछे थी, इनको तो रोक लिया, कहते कि कहाँ जा रहे हो हैं, तो ये कहते कि वहाँ जाना, कहते किसी को अलाउड नहीं है वहाँ बिना पास के, ऐसे कैसे जाओगे आप, वहाँ आप कोई काम करते हो। तो पीछे फिर मुझे आते देखा ना, तो हो सकता है जो वहाँ बैठा हुआ एक व्यक्ति था वो मुझे थर्मल में रोज देखता था, थर्मल वाली बस में रोज देखता था आते जाते हुए। तो उसने कहा अच्छा आप मैडम के हस्बैंड हो? मैं फिर इन्होंने कहा हाँ। फिर मैंने नमस्ते वगैरह की, मैंने कहा सर मुझे ना क्वार्टर चाहिए और इसलिए मैं चीफ साहब के पास जो है जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा चलो आप बैठ जाओ, वहाँ पुलिस भी थी, वो कहते मैडम बैठ। तो उन्होंने कहा अभी कोई थर्मल जाने वाली सवारी आएगी ना अपनी गाड़ी लेके, तो उसमें आपको भेज देंगे। इतने में ही आ गई, तो उन्होंने कहा कि ये मैडम है, इसको आप चीफ साहब के ऑफिस में ले जाना, ये वहाँ जाना चाहती है। उन्होंने हमें बिठाया और वो देख लो हमें चीफ साहब के ऑफिस के आगे जो है छोड़ के चले आए, कहते अब आप चले जाओ। तब मैं वहाँ जाने लगी, तो वहाँ गार्ड जो थे ना वो मेरी जान पहचान के थे, वो हमारे स्कूल में भी उनकी ड्यूटी थी। वो कहते मैडम कैसे आए हो? मैं कहा ना मैं तो चीफ साहब से मिलने आई हूँ क्वार्टर के लिए। तो उन्होंने मुझे स्लिप दी, कहते ये स्लिप लो और इस पे अपना नाम लिखो और बताओ आप कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो। तो मैंने बस अपना नाम लिख दिया और लिख दिया कि डीएवी स्कूल की टीचर हूँ। फिर वो मुझे अंदर दे के आया स्लिप, चीफ साहब ने मुझे तुरंत बुला लिया। ये पहले तो आपको बताती हूँ भी इतने अच्छे थे, उन्होंने मुझे बिठाया, कहते मैडम बैठ जाओ आराम से, और ना पानी पिलाया, कहते लो पानी पियो, अब बताओ आप किस लिए आए हो, भी आप टीचर हो। ये तो मैंने स्लिप में पढ़ लिया। मैं कहा सर क्या करूँ, साल भर हो गया मुझे डेली अप डाउन करते हुए, बस मुझे सूट नहीं करती है, लेकिन फिर भी मैं डेली आती जाती हूँ, आप मुझे क्वार्टर जो है दे दो। तो उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की, उन्होंने कहा मैम विद इन 15 डेज जो है आपको क्वार्टर अलॉट हो जाएगा। और उन्होंने ये भी पूछा कहता कोई क्वार्टर है आपकी निगाह में? वो मुझे क्या किसी ने बताया था कि R587 जो है अभी खाली हुआ है और बहुत अच्छा है, साफ सफाई वाला है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने वही क्वार्टर नंबर उनको बता दिया। और आप देखो उन्होंने 15 डेज कहा था, मुझे तो 4th डे ही वो अलॉट हो गया। तो जब सर के पास न्यूज़ आई, हमारे प्रिंसिपल सर के पास, वो बड़े खुश हुए। अब उन्होंने मुझे बुलाया, कहते देखो मैडम आपका जो है क्वार्टर अलॉट हो गया। मैं कहा हाँ सर हो गया। कहते आप ऐसे कैसे, खुश ही नहीं हो रहे? मैं कहा सर मैं गई थी। वो कहता अच्छा आप गए थे? मैंने कहा और क्या। तो कहते आप कब गए? मैं कहा वो उस दिन पिंकी भाग लागे तो कुछ मिला नहीं था, उनका तो पहले ही रेंट पे चढ़ गया, तो मैं उसी दिन गई थी। कहते अच्छा आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले फिर तो इसका मतलब यही पता लगता है कि भैया संघर्ष करे बिना जो है जब तक सफलता नहीं मिलती पता नहीं चलता है। मतलब सुख का पता दुख के बाद ही पता लगता है। अगर आपको सीधा ही सुख मिल जाए तो आपको पता ही नहीं लगे कि भाई उसकी महत्व क्या, उसकी वैल्यू क्या है। उस R587 की आज से कितनी वैल्यू है कि वो छोड़ने को तैयार नहीं वहाँ पे। तो दिखाया भी हमने आपको वो कमरा, शर्मा जी इन्फिनिटी के एक ब्लॉग में दिखाया था पिछले महीने जब हम गए थे वहाँ पे, तो दिखाया भी था कि वो एक रूम 1 BHK होता है ना, बस उतना ही है वो। एक हॉल है, एक छोटा सा बेडरूम है और एक किचन है और बड़ी सारी छत है। तो वही है कि अगर आप, और साथ साथ में जो है वो आवाज़ बुलंद भी करनी पड़ती है। तो अगर आपको ऊपर वाला बोला नहीं हो ही नहीं सकता, तो बुलंद करनी पड़ेगी। कैसे नहीं हो सकता? तो ये गए वहाँ पे, अगर नहीं जाते तो और 1 साल 2 साल 5 साल आज तक ऐसे ही घूमते रहते हैं, क्योंकि आपके लोग मदद नहीं करते हैं। बहुत लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं सिस्टम के अंदर। दिखाओ ये सूरजगढ़ है, मैं जयपुर से आई हूँ। अरे वाह, ये देखो, वाह देखो कितनी मिट्टी हो रही है। किसी ने बैल भी बजाई है, वाह देखो। गेट पे देखो, गेट पे दिखाओ, गेट पे मिट्टी 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 मिट्टी। देखो अभी तो ये घर अच्छे से पैक करके गए थे, तो ये देखो कैसे हो। ये देखो पैक क्या करके गए थे? खिड़की खुली पड़ी है, खिड़की खुली पड़ी तो आएगी बाहर। वर्चस्वी की फोटो देखो, वर्चस्वी वो ये देखो, वर्चस्वी ये देखो बचपन की फोटो। ये देखो फुल मिट्टी, एकदम मिट्टी। इनको सफाई ये बेचारे फूल भी मिट्टी मिट्टी में हो गए सारे। वाह देखो कितना अच्छा है, कितनी मिट्टी है। ये देखो, ये देखो, ये भी मिट्टी में भर गया। जब घर बंद होता है तो मिट्टी तो हो ही जाती है। यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे आके देखो, ये तो साफ है सारा। मैंने यहाँ पे होली थी, होली का कुछ नहीं, वो माँ का सिंदूर था, जो कलर नहीं था, वो कुछ और रंग था। देखो यहाँ पे पौधे तो वो हुए पड़े हैं। कबूतरों को पानी डालने वाला भी रखा हुआ है ना वजह से पानी पी भी लिया, ये भी मिट्टी में मर गया, कोई बात नहीं। जब ये फर्स्ट टाइम थर्मल में आया तब मैंने इसको कहा, मैं क्या कैसा लगा मेरा क्वार्टर? कहता शुरू होने से पहले तो खत्म हो गया।
वो मुन्ना भाई की बात यार भाई, और उसकी सर्किट की बात भाई, ये तो शुरू होते खत्म हो जाए, इसको खसका के अंदर लेते हैं। तो मतलब वही आप गेट में घुसे और घुसते लगता है अच्छा ये बेडरूम है और ये वो है, तो इतने में खत्म हो गया। तो लेकिन ठीक है, जितनी जरूरत होती है उसके हिसाब से चीज मिलती है तो चल लेते हैं। लेकिन ना कॉलोनी बहुत अच्छी है और इतने यानी कि हेल्पफुल नेचर वाले लोग हैं। आप सोचो कि जितना वो क्वार्टर है ना उतनी छत भी है जो खाली है। बिल्कुल से उससे ज्यादा ही, बल्कि उससे ज्यादा छत है, तो बिल्कुल वो बढ़िया, क्या कहते हैं, मतलब फुल लग्जरी टाइप की फीलिंग आती है। 1 BHK भी लेते होता हूँ, छत भी है, नीचे पार्किंग स्पेस भी है, गैलरी भी है, सब कुछ है। छत पे अपन ने वो बनाया था ना होली वाला व्लॉग वर्चस्वी का, वर्चस्वी के चैनल पे जाके देखना, वो खूब पिचकारियां मार मार के हमें रंग से रंग रही है, कभी दादू को, कभी मुझे, कभी पापा को, कभी मम्मी को। वर्चस्वी को तो इतना मजा आता है, उस छत पे घूमती रहती है, खेलती रहती है। वो आपको दिखाएंगे उसकी थोड़ी सी क्लिपिंग। दादू रंग डाला, अब मेरे पे डालो। ओ वजह से क्या कर रही है जी? पानी पिचकारी, ओए पिचकारी चला रहे, पिचकारी सबको पानी पिला दिया, सबको पानी पिला दिया। वजह से क्या कर रही है? हैं? पिचकारी से खेल रही है, कैसे? सारा कलर निकाल दिया, सारा कलर डाल दिया है। डालो डालो। बच्चों कहाँ गई थी? जैसे करने गई थी, जैसे कर ली, बच्चों की बैलून फूट गई, फिर अब बच्चों क्या करेगी? जोर से बोलो, सब्सक्राइब, हाँ सब्सक्राइब करो, हाँ के चलो बाय बाय। कि छत बहुत अच्छी है। आप सोचो मैं छत पे खड़ी होके बच्चों को आवाज लगाती हूँ ना, तो तुरंत एक को आवाज लगाऊंगी, यस मैम। मान लो को दूध मंगाना है, कोई सब्जी मंगानी है, कोई काम है, वो 1 मिनट में मेरा काम कर देंगे, दौड़े आएंगे सीढ़ियों पे, इतने अच्छे लोग हैं। लेकिन वो साल भर जो है मैंने बड़ा संघर्ष किया। आप सोचो डेली अप डाउन करना, और पहले पहले तो हर सैटरडे संडे बीकानेर जाना, फिर वापस आना, सीमित साधनों के अंदर गुजारा करना। कभी भूखे भी रहे होंगे, कभी प्यासे भी रहे होंगे, कभी खाना पेट भर खाया होगा, कभी नहीं खाया होगा। तो वहाँ भी जो है संघर्ष तो मेरा साल भर जारी रहा। और उसके बाद इनकी जॉब थी, अब बात बताओ, मैं अकेली रहती थी। अकेले आदमी क्या बनाए, कोई कभी बना लिया, कभी नहीं भी बना लिया। अब ये मैगी है, इससे मुझे वैसे तो नफरत है, मैं कभी खाती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी शौकिया जो है वहाँ ले आती होती थी, तो बना के खा लेती थी। स्कूल में टीचर्स पूछते ना, आज मैडम क्या बनाया, मैं कहा मैगी खाई, तो कोई कहते अच्छा आप मैगी खाई थी। हाँ मैगी मैंने खाई तो 1 या 2 बार ही होगी, वरना मैं तो अपनी रोटी सब्जी बनाती हूँ। लेकिन बस ऐसे ही टाइम पास करती थी अपना। अकेले में आपको पता है थोड़ा आलस भी आ जाता है। फिर धीरे धीरे तो मुझे आदत पड़ गई, फिर तो मैं क्या अपने लिए बनाने लग गई। और कई बार तो क्या मैं ऐसी सॉलिड चीज़ें बना लेती थी, जैसे मान लो कहीं गई हूँ, मिठाई का डिब्बा आ गया, वहाँ अक्सर अब और क्या मेरे मायके पड़ते हैं, वहाँ जाती थी, मिठाई का डिब्बा दे देते थे। मैं उनको मना भी करती थी कि मैं अकेली रहती हूँ, अब मत दिया करो, क्योंकि इसको मिठाई में मिल्क केक बहुत पसंद है। तो जितनी बार आती थी वो मिल्क केक का डिब्बा जरूर देते थे। तो वो क्या करती थी, मैं दूध के अंदर घोल के उसकी आइसक्रीम बना देती थी। एक बार मेरी एक मैडम ने पूछा, अब क्या मैं धीरे धीरे मोटी होनी शुरू हो गई, तो उन्होंने कहा मैडम आप खाते क्या हो? मैं कहा कुछ नहीं खाती, ये रोटी सब्जी। हमारी इंचार्ज हैं अब मनदीप मैडम, एक दिन उनसे कहा, कहती कुछ तो राज है मैडम, बता दो सच सच। मैं कहा मैडम कुछ खाती नहीं, रोटी सब्जी खाती हूँ। कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप बताओ कुछ। फिर मैंने कहा मैं आइसक्रीम खाती हूँ। कहती आइसक्रीम बनाती कैसे हो? मैं क्या दूध उबालती हूँ खूब, जब वो गाढ़ा हो जाता है दूध, फिर उसमें ना मेरे पास बर्फियाँ होती हैं, कभी मिल्क केक होता है, वो सारा चूर लेती हूँ। वैसे तो मेरे मायके से डब्बा मिलता है, जब ख़त्म होता है, ये भी बीकानेर से आते रहते थे मिठाइयों के, ये भी बहुत शौकीन है। यानी कि ये दोनों बाप बेटे जो है मिठाई के बड़े शौकीन हैं। तो मैं कहा वो ले आते हैं, वो दूध में चूर लेती हूँ, फिर ना कटोरा भर के अपनी आइसक्रीम खा लेती हूँ, रोटी नहीं बनाती। कहते अब आए ना लाइन पे, ये देखो मोटापा तो इनसे बढ़ता है रोटी सब्जी से थोड़ी। तो इस तरह जो है थर्मल के अंदर जो है हमने रहना शुरू किया।
अब जो है वो क्वार्टर भी मिल गया, आराम से रहने भी लग गए, इनकी भी नौकरी थी। ये क्या आने जाने में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। पहले तो क्या है 4-5 दिन में आते थे। आप सोचो बीकानेर में जाते, सुबह 150 रुपए की तो टिकट इनकी बस की, 150 आने के 150 जाने की। मैं कहा आप रोज 300 रुपये बर्बाद करते हो, क्या लाभ है भी? आप 2-4 दिन में आ जा करो। पहले तो मैंने कहा हफ्ते भर में आ जा करो, पर ये हफ्ता नहीं लगाते थे, ये तो रोज का। फिर धीरे धीरे जो है इन्होंने वो नौकरी वहां से छोड़ दी। फिर अब खाली बैठे टाइम पास नहीं होता था। 2-4 महीने बाद फिर मन उचाट हो जाता था, कहता अब क्या करूं, अब क्या करूं। फिर इन्होंने कहीं वहीं जॉब करनी शुरू कर दी। मैंने कहा आप जितने कमाते नहीं हो उतना आने जाने में खर्च कर देते हो, लाभ क्या है? और फिर सुबह 4 बजे उठना, सोचो 4 बजे ये उठते, मैं उठती, मैं खाना बनाती, क्योंकि थर्मल से 5 बजे बस जाती है जो आपको वहाँ टी पॉइंट पे छोड़ देगी, वहीं से आपको बस मिलेगी। चाहे आप बीकानेर जाओ, चाहे कहीं और जाओ, गंगानगर की तरफ से जाओ, मिलेगी वही बस। तो हमें 4 बजे उठना पड़ता था और फिर इनके लिए खाना भी बनाना पड़ता था। तो काफ़ी मुश्किलें यानी कि हमने झेली, पर धीरे धीरे जो है चलता रहा। अब जो है पहले मैं जैसे मायके हमेशा जाती थी, अब वो मेरा धीरे धीरे कम हो गया। अब ये प्रवाल हर्ष जो कहने लगे, कहते आप जयपुर आया करो ना। जब इसकी कहाँ नौकरी लगी, जो हमने पहली तीर्थ यात्रा शुरू की, अब वो तीर्थ यात्रा की बताती हूँ। वो 2010 की बात है। अभी जो है वो 2009 का सारा आपको संघर्ष बताया कि कहाँ से वहाँ गए, थोड़ा ज़्यादा ही चला गया। लेकिन मेरी जो नौकरी थी वो 2009 नवंबर तक चली। उसके बाद मैंने फिर एक और कंपनी चेंज कर ली थी, तो वो बताएंगे अगले एपिसोड में। आज के एपिसोड में आपने देखा कि जिस तरह से मैंने 2008 में संघर्ष किया, आपने मेरी फोटोज़ देखे होंगे, मतलब कुपोषण का शिकार लगता है ना, वैसा हो गया था बिल्कुल। लेकिन उसके बाद में जब हमने खाना बनाना वहाँ पे थोड़ा शुरू किया, चावल और खाने पे थोड़ा ध्यान दिया, तब जाके थोड़ी शक्ल जो है वो ठीक हो गई थी। माउंट आबू वाली जो ये ट्रिप है, मतलब कि 3 महीने के थोड़ा वहाँ पे सही हो गया था। तो वही है कि जिस तरह से मैंने संघर्ष किया, खाने का कुछ था नहीं, उस तरह से आपने भी यहाँ पे सुना कि सूरतगढ़ जब सिलेंडर लेके नहीं आया, जो मिला वो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं भी खाया। तो वही है कि संघर्ष के साथ में आपको जो है वो पता लगता है हर चीज़ की वैल्यू क्या होती है। सिलेंडर, गैस, खाना, अपने रोटी की वैल्यू क्या होती है, खाने की वैल्यू क्या होती है। एक बारी तो ना मेरा रात को ना सिलेंडर, अब सिलेंडर एक ही दे के गया था, अब वो हो गया खत्म। उन दिनों जो है इसके पापा भी जयपुरी थे, अब खत्म हो गया, मैं रोटी कैसे बनाऊं? वही है ना, मेरी आदत ही नहीं है किसी को कुछ कहने की, कुछ करने की। लेकिन उस दिन तो मेरा आटा लगा हुआ था। अब वो जो सूरतगढ़ की बात बता रही हूँ, जब मैं सूरतगढ़ में थी, भी वो पुरोहित जी के घर में रहती थी। अब ना रात को तो जैसे तैसे मैंने गई, मैं कहा सर मेरे तो ना सिलेंडर खत्म हो गया। उनका लड़का था, कहता बना लो रोटियां, और एक रोटी के कितने पैसे दोगे ये बताओ। उसका बड़ा मजाक किया नेचर था। मैं कहा आप जितने पैसे ले लेना, रोटी तो बनाने दो। वो बड़ा हंसाता था मुझे, आंटी जी करके। पर मेरा जितना आटा था ना, मैं तो रात को बना के ले आई। मैं कहा कल नहीं जाऊंगी, मैं कहा पता नहीं, मुझे खुद नहीं अच्छा लगता था। वो तो बहुत अच्छे लोग हैं। तो फिर जो है मैंने रात को ही फ़ोन किया हर्षू को। मैं कहा हर्षू मेरा सिलेंडर जो है ख़त्म हो गया, मैं नहीं भी किसी के भी रोटी बनाती, मेरा अपना स्वभाव है, और होटल में अब मेरी आदत छूट गया। उसने उसी रात जो है 550 का वो छोटा सिलेंडर खरीदा और अपने पापा को जो है टिकट करवा के वापस भेजा सूरतगढ़। कहता जाओ पहले मम्मी को ये सिलेंडर दे के आओ। देखो जयपुर से भिजवाया, बस के अंदर के जाओ। कि अब ऐसा वक्त आ गया था कि यानी कि बच्चे कहते थे कि दुख मत पाओ, कि जितना भी कष्ट झेल लिया ना वो झेल लिया। अब हम हैं तो अब फुल सपोर्ट कर देंगे। अब मान लो ऐसी स्थिति में मैं होती तो मैं कहती कुछ भी करो, जैसे तैसे अपना टाइम निकालो। लेकिन उसने कहा नहीं पापा जाओ, इनको टिकट लेके और भिजवा दिया। और उसी वक्त वो सिलेंडर, फिर काफ़ी दिन वो सिलेंडर चला। फिर अब भरवाने की नौबत आ गई थी। कैसे? एक मेरे भाई का दोस्त था, फिर वो जानता था, तो उससे मेरी बात हुई। मैं कहा उसको, वैसे तो मैं सर ही कहती थी स्कूल में, मैं कहा सर मेरा सिलेंडर खाली हो गया, आप भरवा सकते हो क्या? है तो वो कहा हाँ मैडम। तो कहते सूरतगढ़ में तो मेरी बहुत जान पहचान है। फिर उन्होंने मुझे दूसरा सिलेंडर भरवा के दिया था, क्योंकि वो तो छोटा सा सिलेंडर था, कभी भी खाली हो सकता था। 2-2.5 किलो गैस आती है, उसमें ज़्यादा बड़ा तो ऐसे हाँ, तो ऐसे सूरतगढ़ में तो मैंने संघर्ष बहुत ज़्यादा किया, रहते हुए डेली अप डाउन करना। और आप सोचो कि उन दिनों में सैलरी कम होती थी, आने जाने में ज़्यादा पैसा वेस्ट हो जाता था, और हर चीज़ खरीदनी, और नया शहर हमें पता नहीं होता था। तो इस कारण जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें तो झेलनी पड़ी। लेकिन ये सोचते थे कि चलो बीकानेर से तो जान छुटी, वहाँ तो बहुत ज़्यादा ही दुख झेले हैं। मतलब वो टाइम नहीं रहा तो ये टाइम भी नहीं रहेगा, उससे थोड़ा अच्छा टाइम आया। मतलब अगर आपके पास थोड़े ज़्यादा पैसे होते हैं तो लगता है कि चलो पैसे हैं ना, तो
वो टाइम भी निकल जाएगा, ये नहीं है कि वो और बुरा हो जाएगा, लेकिन अच्छा ही हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन थर्मल आने के बाद फिर कभी जो है प्रॉब्लम नहीं आई, अच्छे ही दिन आए। बिल्कुल, आज 11 साल हो गए हैं थर्मल के अंदर ही काम करते हुए, और अभी और 2-3 साल काम करने हैं। ये तो क्या, मुझे हर साल जब इसकी बेंगलोर में नौकरी लगी फिर तो ये मेरे पीछे पड़ गया। आपको 14 साल का बनवास मिला हुआ है क्या, ये बता दो। आपने कब तक अपना बनवास पूरा करना है, क्या पूरा ही करके लौटोगे, पहले नहीं आओगे। हर बार हर साल जब भी फोन करता है ये बताओ रिजाइन कब दे रहे हो, मम्मी रिजाइन, मैं क्या नहीं दे रही सोच के बताऊंगी, कभी कुछ ऐसे इसको हमेशा टालती रहती हूँ, अभी भी टालती। तो अभी जो है वो चैनल बना दिया है, तो अब काम रहेगा, इसीलिए जो है अब चैनल बना दिया, मोटिवेशन मिलेगा। सब्सक्राइबर करा दो फटाफट, ताकि नौकरी छोड़ दे और फिर यहाँ पे चैनल पे जो है वो परमानेंट लग जाए। अभी तो चैनल जो है वो सेवार चल रहा है। बहुत लोग पूछते हैं कि पैसा आ रहा है नहीं, अरे भाई साहब हमने अप्लाई किया ही नहीं। आपने क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो में देखा होगा कि हमने अप्लाई किया ही नहीं है, हम अपनी कहानी बता रहे हैं, हम कोई पैसा थोड़ी कमा रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर अगर आप 10,000 रुपये लगाते हो तो आपको 100 रुपये का भी नहीं है, बिजली का बिल क्या, इंटरनेट का पैसा बिल भी नहीं भरा जाता इससे। जब ये छोटे थे ना तो मैं संडे वाले दिन रहती थी, तो इनको बोलती रहती थी ये काम कर लो वो काम कर लो, तो ये कहता था कल ना प्रिंसिपल सर को बोल के आएंगे कि मैडम के ना 2 पीरियड ज़्यादा लगा दिया करो, ये हमें उपदेश देते रहते हैं, सुनते रहते हैं। ऐसे ही वो हर्षु कहता कल कम पढ़ाया था क्या, आज ही लेक्चर सारे देने हैं क्या। इसके पापा कहते हे भगवान ये संडे नहीं आना चाहिए, इतना तो हमारा बॉस काम नहीं कराता, इतना ये करवा लेती है, क्योंकि मैं सारों को काम जो है लगाए रखती थी। तो अब इसने देखा कि अब मम्मी जो है खाली है, क्योंकि जिस दिन लॉकडाउन होना था ना उसी दिन ये गया। देखो शाम को 4 बजे गया, कितने बजे पहुंचा, 8:30 3 बजे निकल गया था यहाँ से, क्योंकि मुझे लग गया था कि ये लॉकडाउन होने वाला है और अगर ये हो गया तो ये अकेले रह जाएगी वहाँ पे और बड़ा मुश्किल टाइम निकलने वाला है। तो बस गाड़ी निकाली 3:15 बजे और 8:30 बजे पहुंच गए थे वहाँ पे रात को। और फिर हम 10:15 बजे चले। बस खाना वाना मैंने तैयार कर रखा था, इनको खिलाया, बर्तन साफ किए, मेरी पैकिंग थी और हम यहाँ 3:15 बजे पहुंच गए। 3 बजे तक पहुंच गए थे रात को। 3 बजे जो है यहाँ पहुंच गए, यानी कि इसी ने ये फुर्ती दिखाई कि नहीं मम्मी अकेली रह जाएगी ना तो वहाँ जो है लेने के देने पड़ जाएंगे, हम यहाँ रहेंगे और वहाँ, क्योंकि इसके पापा तो सर्जरी के लिए आ ही गए थे, 1 दिन पहले ही आए थे वो, तो इसलिए जो है मुझे भी लिया। ये मेरा पूरा ध्यान रखता है, देख लो। और अब जो है हम आराम से रह रहे हैं, लॉकडाउन के दौरान भी रहे। फिलहाल तो हमारा बनवास नहीं चल रहा है, राज तिलक हो रहा है। आराम से एसी में रहते हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं। बस ये है थोड़ा वर्चस्वी के कारण मन नहीं लगता, क्योंकि उसकी पूरी रौनक थी। इस कारण कल जो है आपको मैंने दिखाया उसका रूम, आपने वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी तो देख लेना। उसका रूम, उसी के रूम में हम रहते हैं, उसकी यादें जो है वो दिल में बसी हुई हैं, क्योंकि बचपन से ही मेरा और उसका जो है थोड़ा अटूट संबंध रहा है। वर्चस्वी की कहानियां भी आपको सुनाऊंगी, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप सुनोगे ना हंस हंस के लोट-पोट हो जाओगे कि हम दोनों माँ बेटी का भी क्या रिश्ता है। तो ठीक है, आज की कहानी जो है हम यही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। इतने बाय बाय। अगर हमारी कहानियाँ पसंद आई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।